आज हम लोग एलिगेशन के परफेक्ट यूज को देखेंगे। जो एलिगेशन का यूज है ना, ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर 3 चैप्टर में है। जनरल जहां भी पढ़े होंगे, जैसे भी पढ़े होंगे, आपको मिलेगा कि वो 2-4 परसेंटेज के सवाल सीख लेते हो, 2-4 प्रॉफिट लॉस सीख लेते हो, 2-4 एवरेज सीख लेते हो और खत्म हो जाता है आपका एलिगेशन। मैक्सिमम जगह यही होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एलिगेशन के यूज का, तो आपको ऑलमोस्ट पूरे अरिथमेटिक मैथ में है, इसका यूज एडवांस मैथ में नहीं है। और नेक्स्ट, एलिगेशन इज नॉट अ चैप्टर, एलिगेशन इज अ मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसी वजह से मैं इसे हमेशा स्पीड बूस्टर सेशन में देता हूं कि इससे आपका स्पीड बूस्ट हो जाए। अब मैं आपको बोलूं, मैं हर चैप्टर में इसका यूजेज आपको दिखाऊंगा। जैसा कि मेरे को पता है कि आप वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हो, और जो एलिगेशन होता है वेटेड एवरेज का ही पार्ट होता है। तो आ जाओ हम लोग एलिगेशन के पहले बेसिक को समझेंगे थोड़ा सा, वो होता क्या है, आता कैसे है, क्यों होता है, उसको समझेंगे। देन हम लोग इसके यूजेज हर चैप्टर में करेंगे। और जो आपके डिफिकल्ट सवाल है ना, इतने बड़े बड़े जिसको देख के तोते उड़ जाते हैं पेपर में, उसको आप चुटकी में करोगे ना, ऐसे मजाक बना दोगे। जो होता है ना, सवालों को देख के मजाक बना देना, आई गारंटी आप पूरा क्लास देखने के बाद उन सवालों को मजाक बना के रख दोगे, जिसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता था। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक ऑफ एलिगेशन। बेसिक ऑफ एलिगेशन, बेसिक ऑफ एलिगेशन में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एलिगेशन। एलिगेशन है क्या? एलिगेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेटेड एवरेज। लिख लो ये लाइन कि एलिगेशन इज नथिंग but the reverse process of weighted average। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा, अच्छे से करा दूंगा, टेंशन नहीं लो। वेटेड एवरेज, अब ये बात अगर आपको पता है कि वेटेड एवरेज क्या होता है, तो आप उसका रिवर्स लगा दोगे, एलिगेशन हो जाएगा। हाँ सर, तो आ जाओ वेटेड एवरेज को समझते हैं। तो देखो मेरे लाल, इसको मैं मिटा दूं ना, मिटा देता हूं, चलो अगले पे ले लेता हूं। देखो मेरे लाल, अगर मैं आपको समझाऊं कि वेटेड एवरेज क्या होता है, तो मैं आपको एक जनरल सा एवरेज का क्वेश्चन लेके समझाता हूं कि इसी स्कूल में 60 गर्ल्स है और उसमें 40 बॉयज है। अगर मैं बोलूं कि जो गर्ल्स का एवरेज हाइट है वो 5 फीट है, हो सकता है एवरेज वेट दिया हो कि 50 केजी हो सकता है एवरेज मार्क्स दिया हो कि 60% मार्क्स है, कुछ भी हो सकता है। आपको यह समझना है ना कि उन हर केसेस में एलिगेशन या फिर वेटेड एवरेज लगता है, उन हर केसेस में। अब मैं यहां पे हाइट ले रहा हूं, आपको माने उनके एग्जाम्स में 50% आए, उनका वेट 50 केजी है, क्या फर्क पड़ता है? It's all about changing the language, not the concept. You have to focus on the concept, not the language. तो आप एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, उसको तो लैंग्वेज कितना भी घुमाएगा ना, तो आप कर ले जाओगे। अब मैं यहां बोला कि उनकी हाइट जो है वो 5 फीट है, और जो बॉयज है उनकी हाइट में 6 फीट ले रहा हूं। तो बोला जाएगा कि जो पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट है वो क्या है। तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, जो वेटेड एवरेज होता है वो ये होता है कि 60 इंटू 5 प्लस 40 इंटू 6 अपॉन टोटल स्टूडेंट 60 प्लस 40 100। तो ये क्या हुआ 300, ये क्या हुआ 240। 300 और 240 बराबर 540 अपॉन 100, 5.4। जो पूरे स्कूल का एवरेज हाइट आया वो 5.4 आया। जी हाँ सर, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर 60 गर्ल्स है उनकी हाइट 5 फीट है, 40 बॉयज है उनकी हाइट 6 फीट है, तो पूरे स्कूल का जो एवरेज हाइट है वो 5.4 है। ठीक है। हाँ, अब मैं कल को ऐसे बोलता हूं, ध्यान से देखना कि आपके जो बॉयज हैं उनकी हाइट 6 फीट है, और जो गर्ल्स है
उनकी हाइट 5 फीट है और पूरे स्कूल का जो एवरेज हाइट है वो 5.4 है, तो आप ये बताइए कि उसमें गर्ल्स और बॉयज की रेशियो क्या है संख्या का। सवाल समझ रहे हो? ये सवाल मैं लिखा हूं, इसी को दोबारा लिखा हूं कि मैं बोला अब की बार मुझे पता है कि गर्ल्स का हाइट का एवरेज क्या है, बॉयज का हाइट का एवरेज क्या है और ओवरऑल स्टूडेंट का एवरेज क्या है। तो मुझे ये बताना है कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या है। अब मैं क्या करूंगा सर, इसको अब बेसिक से जाके करे क्या कर लेते हैं। मान लेता हूं कि x मेरे स्टूडेंट थे बॉयज और मान लेता हूं y मेरे स्टूडेंट थे गर्ल्स, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए x प्लस वाई। क्लियर है जी सर? इसको ना मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, इसको फ्लिप किया जा सकता है ना, घुमाया तो जा सकता है ब्रो। चलो मैं ऐसे इस वजह से ऐसे लिखना चाहता था ना कि आप लोग समझ पाओ, कंफ्यूजन ना हो। कितना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं ऐसे लिख दिया हूं तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि यहां मान लिया बॉयज है, इनकी हाइट 6 फीट है, यहां मान लिया गर्ल्स है, इनकी हाइट 5 फीट है, यहां मैं टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स स्टूडेंट लिख लिया, इनकी 5.4 है, इसको मैं बोल दिया x है, इसको मैं बोल दिया y है, ये x प्लस वाई है। बस मैं इसको ऐसे लिख दिया था तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो दिखाता हूं। अब मुझे पता है कि अगर मुझे बॉयज की हाइट पता है, मुझे गर्ल्स की पता है, तो मैं एवरेज दोनों का निकाल सकता हूं। तरीका मुझे वेटेड एवरेज का पता है कि x इंटू 6 प्लस वाई इंटू 5 अपॉन x प्लस वाई बराबर 5.4। जी हाँ सर, ये क्या हुआ 6x, ये क्या हुआ 5y और इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो 5.4x प्लस 5.4y। 5x को एक साइड और y को एक साइड किया तो 6x माइनस 5.4x बराबर 5.4y माइनस 5y। मुझे क्या मिला 0.6x बराबर 0.4y। तो x रेशियो y कितना आएगा, x रेशियो y आएगा आपका, डेसिमल से डेसिमल खत्म, 2 तिया 6, 2 दूना 4, y को इधर लाया 3 को इधर भेजा तो x अपॉन y आया 2:3। x में बॉयज को माना था, y में गर्ल्स को माना था। इसका भी मैं रेशियो काट के देखता हूं, 20 तिया 60, 20 दूना 40। बॉयज को x माना था 2 यूनिट आ गया, गर्ल्स को y बना था उसके बराबर 3 यूनिट आ गया। समझ गए जी सर? तो जब भी आपके सामने केसेस उल्टा हो कि आपको ना एक सेक्शन का कुछ पता हो, कितना परसेंट से बढ़ रहा है, कितना परसेंट से घट रहा है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, और दूसरे सेक्शन का पता हो और उन दोनों का मिला के पता हो, तो आप एलिगेशन लगाओगे। लेकिन ऐसे एलिगेशन लगाओगे क्या? नहीं मेरे लाल, अगर आप ऐसे एलिगेशन लगाओगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पेपर में कभी आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। पेपर में सॉल्व करने के लिए आपको पेपर ओरिएंटेड अप्रोच आना ही चाहिए। अब देखो, एलिगेशन को लगाने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया जो कि जनरल बुक्स में, हर बुक्स में मिल जाएगी। अगर हम चाहे तो उस फॉर्मेट को बदल भी दे, कोई ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फिक्स है, लेकिन एलिगेशन का फॉर्मेट फिक्स नहीं है। हम लोग एक फॉर्मेट क्या दिए, मैं यहीं पे सिखाता हूं। हम लोग एक फॉर्मेट क्या दिए कि जो हमारा पहले ग्रुप का कोई भी हो सकता है, एवरेज हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जो है वो है 6। मान लिया मैं बॉयज का एवरेज 6 है और मान लिया मैं गर्ल्स का एवरेज 5 है। और जो एवरेज आता है दो लोगों का, अगर मैं बोलूं कि आपका 10 से इंक्रीज है और किसी और का 20% से इंक्रीज है, तो दोनों लोगों को मिला के जो इंक्रीज होगा ना, वो हमेशा 10 और 20 के बीच में होगा। तो यहां पर बॉयज का एवरेज 6 है, गर्ल्स का एवरेज 5 है, तो जो ओवरऑल एवरेज आएगा ना, हमेशा 6 और 5 के बीच में आएगा। मैं बोलूं कि 6 और 5 के बीच में क्या है, 5.4, तो ये हमारा एवरेज है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर लेना है। इसको मैं प्रूफ कर दूंगा आगे, क्यों कैसे।
बड़े वाले से छोटे को माइनस कर लो। यहां बॉयज थे ना, जी सर। यहां गर्ल्स थी ना, जी सर। 6 से माइनस किया 5.4, कितना आया 0.6। 5.4 से माइनस किया 5, क्योंकि 5.4 बड़ा है 5 से, तो ये कितना आया 0.4। रेशियो काटा 2:3, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। 2:3 यहां से भी आया था, 2:3 यहां से भी आया, प्रूफ करके चेक भी किए तो सब सही है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये क्यों हम लोग घटा रहे हैं ना, 6 से 5.4 और 5.4 से 5, इसको हम लोग 1 सेकंड में समझ लेते हैं। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, यहां तक आपको क्लियर होगा सब कुछ। मैं बोला कि आपके पास एक ए नंबर ऑफ स्टूडेंट है, या फिर ए है, और एक आपके पास बी है। अब मैं आपसे बोलूं कि इनका इन साहब का एवरेज है x, इन साहब का एवरेज है y, और मैं बोलूं कि जो ओवरऑल तीनों को मिलके बना वो c बना, जिसे हम लोग a+b भी लिख सकते हैं। टोटल उसका जो एवरेज है वो z है। तो मुझे बताना है a/b क्या आएगा। जैसे हम लोग यहां पे किए थे कि 60 गर्ल्स का एवरेज 5 है, 40 बॉयज का एवरेज 6 है, तो टोटल 100 का कितना आया 5.4। सेम यहां पे हुआ कि यहां पे एक्स वाई पहले से लिया हुआ था। तो अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, तरीका मुझे पता है। a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई अपॉन a+b बराबर, इसका एवरेज कितना है z, तो मैं लिखा ax प्लस by बराबर ZA प्लस ZB। अब मैं a को एक साइड और b को एक साइड करता हूं, इधर लाया तो क्या मिला मेरे को, a कॉमन x माइनस जेड, और इधर ले गया तो क्या मिला b कॉमन z माइनस वाई। अब मैं देखूं मेरा a/b क्या आया, तो a/b आया x माइनस जेड अपॉन z माइनस वाई। आपको एक चीज ध्यान रखना है यहां पर कि आप ऐसे भी माइनस कर रहे हो x, y और z को, तो ये जो होगा क्या होगा x माइनस जेड, और ये जो होगा क्या होगा z माइनस वाई। तो यहां आप x y में तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, नंबर्स में तो आप डिसाइड कर पाते हो कि सर 60 बड़ा है 40 से, 6 बड़ा है 5.4 से। तो यहां एक कंडीशन देना चाहिए एग्जामिनर को कि x इज ग्रेटर देन z एंड z इज ग्रेटर देन y, जिससे आपको पता चले कि आपको x से z को माइनस करना है, z से y को माइनस करना है, और आपकी जो a/b आई वो आया z माइनस वाई। गलती हुआ है काबे, सब कुछ तो सही लिखा हूं, अच्छा इसको उल्टा लिख दिया हूं। एक काम करते हैं, ए बी अपॉन ए, इसको मैं क्या किया हूं ना, इसको यहां भेजा हूं, इसको यहां भेजा हूं। तो अब देख लो ये ए है ये बी है, नहीं तो आपको समझना है तो ऐसे लिख लो, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, बहुत आसान सा चीज है कि ए अपॉन बी बराबर जेड माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, कहीं पे भी कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। ये तो बहुत हलवा है ना, यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसके आगे के एक्सटेंडेड चीज कैसे कैसे सवाल बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, ये जो रेशियो आता है वो कहां से आता है कैसे आता है, इसको समझेंगे। सर एवरेज का हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, तो यहां संख्या का रेशियो आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर यही क्यों आ रहा है। तो ये जो होता है ना बेस वैल्यू पे चलता है। हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो जो आपके नीचे बेस में आएगा, जब भी आप एलिगेशन लगाओगे तो उसका ही रेशियो एट द एंड आएगा। नहीं समझ में आया, अभी समझा देता हूं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है या फिर लॉस परसेंट क्या होता है, सर ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी या फिर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इसके नीचे क्या है सीपी। अगर मैं बोलूं कि मेरे को
एक गाय खरीदने में 10% का प्रॉफिट, गाय खरीदा उसे 10% प्रॉफिट पे सेल किया, एक बकरी को मैं 20% प्रॉफिट पे सेल किया, ओवरऑल में 15% का प्रॉफिट कमाया। तो जब मैं 10, 20 और 15 में, मान लो बोला गाय 10% प्रॉफिट पे बेचा, बकरी 20% प्रॉफिट पे बेचा और मैं उसे 15% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो जो रेशियो आएगा यहां पे माइनस करने के बाद वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। कल को मैं अगर बोल दूं कि मैं सिंपल इंटरेस्ट में जो मेरा रेट है, रेट क्या होता है R%, तो R जो होता है ना R/100 ऐसे होता है ना, तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं बताना चाहूं कि P इंटू R इंटू T/100 होता है। तो अगर मैं बोला 10% रेट है तो 1/10 होगा, तो जो 10 होता है ना वो प्रिंसिपल होता है। अगर मैं बोला 10% रेट है तो इसका मतलब 1/10 होता है, तो जो 10 होता है ना वो प्रिंसिपल होता है, और जो 1 होता है ना इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर होता है। तो मैं ऐसे सवाल बनाया कि मेरे पास एक कुछ पैसे थे, उसका कुछ हिस्सा मैं राम को दिया और कुछ हिस्सा मैं श्याम को दिया। राम से मुझे 15% का ब्याज मिला, श्याम से मुझे 20% का ब्याज मिला, दोनों से मिला के मुझे 12.5% का ब्याज मिला। 15-20 बोला था ना, तो 18% का मिला। तो जो अल्टीमेट रेशियो आएगा एट द एंड वो किसका आएगा? वो प्रिंसिपल का आएगा। मैं बोला एक को 15% पर दिया, एक को 18% पर दिया, तो जो मैं सबको मिला के 17 मिला, तो जो यहाँ पे माइनस करके रेशियो आएगा वो प्रिंसिपल का आएगा। कल को मैं बोलूं कि मेरा स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं बोला कि एक सर्टेन डिस्टेंस मैं 10 की स्पीड से गया और एक सर्टेन डिस्टेंस में 20 की स्पीड से गया। ओवरऑल मेरा एवरेज स्पीड 16 रहा। अगर उसमें एलिगेशन लगाऊंगा तो जो मेरा रेशियो मिलेगा एट द एंड वो टाइम का मिलेगा। हम लोग धीरे धीरे इसके सवालों को करेंगे तो समझ जाएंगे। आप इस चीज को तो समझ गए कि जो बेस में होता है ना उसी का रेशियो आता है एलिगेशन लगाने के बाद। क्लियर है? जी सर। तो पहले हम लोग 2-3 सवाल बेसिक का करते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं उसको समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि इसको 2 से 3 तरीके से सवाल बनते हैं। अगर मैं बोला कि फर्स्ट टाइप कैसे बनेगा, तो फर्स्ट टाइप मैं आपको करा भी दिया हूं कैसे बनेगा। फर्स्ट टाइप में बोलूं कि बॉयज का, चलो बॉयज नहीं, इस पर थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल के देखता हूं जिससे आप समझ पाओगे। मैं बोला मेरा एक केस में प्रॉफिट परसेंट 12% है। चलो और आसान करता हूं इसे। मैं बोला कि 12 रुपए पर केजी में खरीद के लाया कोई चीज और 15 रुपए केजी में खरीद के लाया कोई चीज, और इसे मैं सेल कर दिया 13 रुपए पर केजी। तो मेरा पहले क्वांटिटी का और दूसरे क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा? तो आसानी से कर लोगे। 13 से 12 गया 1, 15 से 13 गया 2, 2 रेशियो 1 होगा सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे। दूसरा टाइप में जो सिखाऊंगा वो ये होगा कि मैं ये बोल दूं कि मेरा x रुपए पर केजी में खरीदा एक क्वांटिटी और एक क्वांटिटी में खरीदा 30 रुपए पर केजी, और इसे मैं सेल कर दिया 24 रुपए पर केजी। ध्यान से देखना, 24 रुपए पर केजी। मैं जब खरीद रहा था तो यहां पे RS है, जब मैं खरीद रहा था तो मुझे पता चला कि इसको मैं 6 केजी खरीदा हूं और इसको मैं 4 केजी खरीदा हूं। ऐसे स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि 6 केजी x रुपए के भाव से खरीदा, 4 केजी एट द रेट ऑफ 30 रुपए पर केजी एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपए पर केजी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे केसेस में कैसे एलिगेशन लगाओगे? 30 से 24 गया 6, तो जो ये 6 हुआ ये 6 यूनिट के बराबर हो गया। जी हाँ। और जो 24 माइनस x होगा तो वो क्या होगा? सर मुझे पता है एक वैल्यू बड़ा होता है तो एक वैल्यू छोटा होता है, क्योंकि दोनों के बीच में एवरेज आता है। अगर मैं 30 से 24 को माइनस किया हूं तो 24 से इसको माइनस करने के बाद 4 आना चाहिए। 24 से 4 माइनस किया तो यहां 20 आएगा, तो ये 20 रुपए पर केजी बिकेगा।
तभी तो 24 से 20 किया तो 4 आया। तो ये 4 kg था, ये 6 kg था। क्लियर है? अगर ये स्टेटमेंट ऐसे दे देता कि मैं x रुपए पर केजी कुछ आइटम खरीदा और y रुपए पर 30 रुपए पर केजी कोई आइटम खरीदा, दोनों मिला के मैं सेल कर दिया 24 में, और जो मेरा दोनों क्वांटिटी का रेशियो है वो 3:2 है। 3:2 है। तो ऐसे केस में क्या होगा, 30 से 24 गया 6। अब ये 3 यूनिट जो आया ना वो 6 के बराबर आया। अब ये 3 जब 6 के बराबर हुआ तो ये कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ। तो ये 2 गुना 2 4 होगा। अब मैं 24 से 4 गया 20 टिक करूंगा। मतलब पहले तो आपको ओरिजिनल क्वांटिटी दिया था कि 6 kg ये है, 4 kg ये है। अब की बार क्या किया, दोनों का रेशियो काट के दे दिया, फिर भी आप कर लोगे। जी हाँ सर। और जो तीसरा सवाल बनता है इसमें, वो वेटेड एवरेज में सिखा चुका हूं कि ऐसे बोल देगा सिंपल सा कि 20 रुपए पर केजी में एक खरीदा, 30 रुपए पर केजी एक खरीदा, एक 6 kg खरीदा, एक 4 kg खरीदा। तो अब बताओ कि एवरेज क्या होगा। वेटेड एवरेज में ये तो सिखाया हूं कि 20 रुपए पर केजी 6 किलो खरीद लिया, 30 रुपए पर केजी 4 किलो खरीद लिया, तो मेरा एवरेज किस रुपए पे सेल होगा। मतलब इस बार बीच वाली क्वांटिटी पूछ लिया। तो देखो एक एलिगेशन का मेथड तो होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, एक एलिगेशन का मेथड होता है, लेकिन हम लोग इसको जैसे भी जब भी आपको ना एवरेज निकालना हो तो वेटेड एवरेज लगा दो, एलिगेशन कभी मत लगाना। मैं तरीका सिखा दे रहा हूं, नहीं तो कुछ लोग बोलेगा सिखाए नहीं, मैं सिखा दूंगा भाई, काहे चिंता करते हो मेरे लाल। अब देखो, अब मैं बोलूं कि मेरे को क्या निकालना है, बीच वाला चाहिए, यही निकालना है ना। हाँ, कैसे निकालोगे, देखो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 10। जो ये बीच का डिफरेंस है ना उसको 6 और 4 में बांट देना होता है। अब ये 6 4 लिखा गया तो 6 4 10 बराबर 10 हो गया। 6 4 10 बराबर 10 हो गया, तो 1 बराबर 1 हो गया, तो 6 बराबर 6 हो गया, 4 बराबर 4 हो गया। तो मुझे पता चल गया कि 6 और 4 ओरिजिनल क्वांटिटी है। तो या तो मैं 20 में 4 जोड़ दूंगा या फिर 30 में से 6 माइनस कर दूंगा। कुछ लोग बोलेंगे का बोल दिए, समझ में नहीं आया, अभी समझा देता हूं। मैं बोला मैं 20 रुपए के हिसाब से कुछ खरीदा हूं, 30 रुपए के हिसाब से कुछ खरीदा हूं, और जो कुछ कुछ खरीदा हूं ना वो 3:2 में है। आप मुझे बताओ कि किस पे बेचूं कि मेरा एवरेज निकल के आ जाए। तो एक तरीका तो है ही कि 20 × 3 60, 30 × 2 60, अपॉन 3 + 2 5, 24 आ गया। ये तो सबको पता है, लेकिन अभी आपको इसको एलिगेशन से सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का। जी हाँ, इस 10 को ना इस 3:2 में बांटो। 3 2 कितना हुआ, 5, 5 बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 2, मतलब 3 यूनिट बराबर 6 और 2 यूनिट बराबर 4। 20 + 4 24, या फिर 30 - 6 24। क्लियर है ना जी सर। लेकिन आपको इसका यूज करना नहीं है। जब भी ऐसा सवाल है तो आप डेविएशन एंड वेटेड एवरेज लगा दो। समझ गए जी सर। अब आ जाओ हम लोग इस 2 टाइप पे फोकस करते हुए एलिगेशन को सॉल्व करते हैं। ऐसे ऐसे सवाल आए हैं पेपर में कि आपको क्या बताऊं। मैं उस बेसिक सवाल को, उस अच्छे लेवल के सवाल को कुछ सवाल के बाद लूंगा। पहले मैं 3-4 बेसिक सवाल करा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है इस टॉपिक में। उसके बाद हम लोग अच्छे लेवल के सवालों पे मूव करेंगे। क्या है, इन व्हाट रेशियो RS 18 रुपए पर केजी राइस शुड बी मिक्स्ड विथ 25 रुपए पर केजी राइस सो दैट द रेट ऑफ मिक्स्ड राइस बिकम्स 20 रुपए पर केजी। किस अनुपात में 18 रुपए पर केजी और 25 रुपए पर केजी को मिला दें कि वो 20 रुपए पर केजी बिके। 20 से 18 गया 2 और 25 से 20 गया 5। 5:2 की क्वांटिटी में मिला दूंगा तो मेरा वो सही होगा। अगर मैं ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि 18 रुपए पर केजी के हिसाब से 5 केजी और 25 रुपए पर केजी के हिसाब से 2 केजी में लूंगा तो उसे 20 में सेल करूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ओ हमारा जितना खर्चा हुआ है उतना निकल के आ जाएगा। अब ये हो सकता है 5 का 4 गुना 20 केजी हो जाए, 2 का 4 गुना 8 केजी हो जाए,
फिर भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 20 का ही जाएगा। हो सकता है 5 की जगह 50 केजी हो जाए, 2 की जगह 20 केजी हो जाए, तो भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका रेशियो फिक्स रहना चाहिए कि 5:2 ही हो। इनका कोई भी मल्टीप्लायर हो, कल को मैं बोल दूं कि 100 केजी और 40 केजी है, तो इसका रेशियो फिक्स है 5:2, लेकिन क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? चलो सवालों को सॉल्व करते हैं। द प्राइस ऑफ अ वेराइटी ऑफ अ कमोडिटी इज 7 रुपए पर केजी एंड दैट ऑफ अनदर इज 12 रुपए पर केजी। फाइंड द रेशियो इन विच टू वेराइटीज शुड बी मिक्स सो दैट द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 10 रुपए पर केजी। एक वस्तु की एक किस्म को 7 रुपए पर किलो और दूसरी को 12 रुपए पर किलो में मिला के 10 का बेचा गया, तो दोनों का अनुपात बताना है, किस अनुपात में मिलाया गया है। क्लियर है? जी सर। आपको एक बात और ध्यान रखना है, जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करता है या फिर सिली मिस्टेक करवा देता है। क्या ध्यान रखना है मैं बताता हूं। अभी मैं एक ऑप्शन ऐसे दे देता 3:2, ये 2:3 था, एक ऑप्शन देता 3:2, तो आंसर टिक करने में ना थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, किसको टिक करूं। भाई मैं फील किया हूं, मुझे पता है, जब आप सॉल्व करोगे फटाफट से 7, 10, 12, 2:3, अरे रे किसको टिक करूं, वहां जो डर है ना, उस डर को खत्म कर लेना है। जो पहले बोला है वो पहले आएगा, जो बाद में बोला है वो बाद में आएगा। पहले 7 बोला है, पहले उसका आएगा, फिर 12 बोला है, फिर उसका आएगा। अगर वो स्टेटमेंट क्लियर लिख दिया कि नहीं पहले 12 वाला लिखो फिर 7 वाला लिखो, तो आपको उल्टा करके लिखना है। जैसे वो बोल सकता है कि मैं यहां चीनी को नमक के साथ मिला दिया, तो 7 रुपए के हिसाब से चीनी खरीदा, 12 के हिसाब से नमक खरीदा, तो नमक रेशियो चीनी बताएं, तो आपको फिर उल्टा करके लिखना है आंसर। अगर वो कुछ नहीं बोला है सवाल में, सिर्फ बोला है कि उनकी अनुपात, उनकी रेशियो बताएं, तो जैसे आपका आया है वैसे ही उत्तर आएगा। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात, लेटेस्ट सवाल है 2023 का, करने का कोशिश करो। मैं थोड़ा इस पे 10 सेकंड समय दूंगा और एक घूंट पानी पीऊंगा। हो गया? मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस सवाल को करो, मजा आएगा करके। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग 32 पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग 28 पर लीटर। 32 रुपए प्रति लीटर की लागत वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 28 रुपए प्रति लीटर की लागत वाला मिश्रण प्राप्त हो। सर यहां तो एक दिया है और दूसरा दिया है, कैसे निकाले? कंफ्यूजन तो हो रहा है। दूध को बोला 32 के हिसाब से था और फिर दूध को 28 पर बेच दिया पानी मिला के, इसमें कैसे एलिगेशन लगेगा? तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, आपको पता है कि जो मिल्क होता है ना, उसको हम लोग खरीदे हैं 32 के हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ पैसा, पानी को तो पैसे, पानी खरीदने में पैसे थोड़ी लगते हैं, बस वो मिनरल वाटर नहीं रहने चाहिए किसी कंपनी का। अभी मैं पिया तो मेरे को ये लाइन बोलना पड़ा। तो आप पानी हो सकता है नाली से भी भर दे, नदी से भी भर दे, चापाकल गांव में होता है चापाकल से भर दे, तो पानी खरीदने में उसे 0 रुपए का कॉस्ट आया। अगर आपको एग्जाम में सवाल में बोला गया है कि पानी का कॉस्ट कितना है, तो आपको पानी का कॉस्ट लिखना है। अगर बोला गया पानी का कॉस्ट ही नहीं है, तो पानी का कॉस्ट मत लिखो। यहां पे पानी का कॉस्ट 0 है, तो पानी का कॉस्ट हम लोग 0 लिख दिए, है ना? जी सर। अब मेरे से बोला गया कि इन दोनों को मिलाने के बाद 28 रुपए सेल किया। ठीक है, लगा दो एलिगेशन। 32 - 8 4 और 28 से 0 हो गया 28। दूध रेशियो पानी मिल गया 7:1। 4 7 28, 4 एकम 4। देखो यहां कंफ्यूजन हो सकता था, तो यहां पे पहले दूध लिखा है, फिर इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क। देखो गलती हो जाएगा ना, अभी यही समझा रहा था ना मैं। पूछा गया है किस रेशियो में पानी को दूध से मिलाया जाए, यहां आया दूध से पानी। अभी यही समझा रहा था मैं थोड़ी देर पहले।
1:7 आंसर होगा, ना कि 7:1। क्लियर है ना जी सर? अभी मैं ही गलती करके चला जाता, मैं ऐसे ही एक बार कोई क्लास ले रहा था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया एक बात कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे गलती होती है, और फिर मैं वही गलती करके चला गया, सेम मिस्टेक समझाने के बाद। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था, यहाँ पे कर देता। नेक्स्ट सवाल को करो। अब देखो हम लोग नेक्स्ट में ना, ये तो बेसिक सवाल मैं करा दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम लोग ना एक एक चैप्टर में इसका यूजेज देखेंगे कि यूज ऑफ एलिगेशन इन परसेंटेज, यूज ऑफ एलिगेशन इन प्रॉफिट लॉस, यूज ऑफ एलिगेशन इन मिक्सचर, यूज ऑफ एलिगेशन इन एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एसआई, सीआई। कुछ लोग बोलते हैं सीआई में नहीं लगाया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, बस चुराना मत। मैं आई गारंटी कि सीआई का कॉन्सेप्ट उठा लिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है जो समझदार होंगे डेटा बदल देंगे। आ जाओ देखते हैं। पहला सवाल है आपके सामने। A spends 65% of his income. His income has increased by 20.1% and his expenditure has increased by 25%. His savings increased or decreased by? अगर मैं बोलूं कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, तो 65% का मतलब क्या होगा? 65/100, 13/20। इसका मतलब है कि अगर 20 उसका इनकम होगा तो 13 उसका एक्सपेंस होगा। जी हाँ। अगर मैं बोलूं वो 35% सेव करता है, अगर 100 में से 65 खर्च कर गया तो 35% सेव करता है। 35% का मतलब क्या हुआ? 7/20। 20 उसका इनकम हुआ तो 7 उसका सेविंग हुआ। जी हाँ। सर यहां पे इनकम जो है बेस नहीं बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि एक्सपेंस में कुछ इंक्रीज हो, सेविंग में कुछ इंक्रीज हो, और जो ओवरऑल इंक्रीज हो उसको मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मेरा एक्सपेंस रेशियो सेविंग आएगा। समझना, मैं बोला मेरे एक्सपेंस में, इनकम में मेरे 20.1% का इंक्रीज है, एक्सपेंस में 25% का, तो मेरा एक्सपेंस जो है 25% का इंक्रीज है। मेरा सेविंग का इंक्रीज मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मेरा इनकम का इंक्रीज पता है 20.1%, और मुझे अपना एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो पता है 13:7। क्योंकि अगर मैं यहां पे सीधा बोल दूं कि 20 में से 13 खर्चे हो गए तो 7 बचेंगे, तो ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा सेविंग है। और यहां मैं एक्सपेंस लिखा हूं तो 13 लिखूंगा, और यहां मैं सेविंग लिखा हूं तो 7 लिखूंगा। यही तो बोलना चाहता हूं, एक्सपेंस और सेविंग को मिला के इनकम बनेगा। तो एक्सपेंस पे कुछ चेंज, सेविंग पे कुछ चेंज, तो ओवरऑल चेंज जो होगा इनकम पे होगा। क्लियर है? जी सर। लगा दो। 25 से 20.1 गया, कितना बचा? 4.9। 4.9। 7 यूनिट बराबर है 4.9 के। इट मीन्स ये 0.7 गुना हुआ है। 13×7 = 91, ये 9.1 होगा। ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो 20.1 से 9.1 माइनस कर लो, 11% का इंक्रीज होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। कौनो दुख, कौनो दर्द, कौनो पीड़ा, कौनो परेशानी ना है हमका। तो आइए अगले सवाल पर इसको हम लोग तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। सवाल ये है कि राघव खर्चा करता है 80% ऑफ हिज इनकम। 80% खर्च करने का मतलब क्या है मेरे लाल? कि वो 4/5 खर्च करता है, 5 में से 4 खर्च करता है, 1 बचाता होगा। तो जो मेरा एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो हुआ 4:1 हुआ। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 12% एंड द सेविंग डिक्रीज बाई 10%। अब देखो मुझे उसके एक्सपेंस में क्या चेंज है नहीं पता है, उसके इनकम में 12% से इंक्रीज हुआ है, सेविंग साहब का 10% से डिक्रीज हुआ है, खर्चा ज्यादा बढ़ा दिए होंगे। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर? कब? जब मुझे एक्सपेंडिचर और
सेविंग का रेशियो पता है, यही तो लिखते हैं, यहाँ एक्सपेंस, यहाँ सेविंग, यहाँ इनकम। क्लियर है जी सर। अब देखो आपको हमको बता चुके हैं कि बड़े वाले से छोटे को माइनस करना है। इतना तो क्लियर है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि -10% है। तो आपको इधर x -12 होगा, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, पता नहीं है। अब मैं इसको करता हूं, तो 12 माइनस -10 तो कितना हुआ, ऐसे -10 22। तो अगर मैं इससे इसको माइनस किया तो यहाँ 22 आया। ये कितना गुना है, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 5.5 टाइम्स। तो एक यूनिट किसके बराबर हुआ, 5.5। तो ये कितना होगा, 12 प्लस 5.5, 17.5% से इंक्रीज हुआ होगा इनकम। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। मोनिका spends 72% of her income. If her income increases by 20% and saving increase by 15%, then her expenditure increases by correct to 1 decimal. मोनिका अपने आय का 72% खर्च करती है। सर 72% खर्च करती है तो 28 बचाती होगी, रेशियो काट लिए, 18:7 हो गया। तो ये मेरा एक्सपेंस है और ये मेरा सेविंग है। इनकम मोनिका का इंक्रीज हुआ है 20% से, सेविंग इंक्रीज हुआ है 15% से। मेरा एक्सपेंस में क्या इंक्रीज है बताना है। करूंगा क्या, 20 से 15 गया 5, 18 यूनिट किसके बराबर, 5 के। तो एक यूनिट किसके बराबर, 5/18 के। तो 7 यूनिट किसके बराबर, 7 5 35/18, लगभग 2% है। 18 दूना 36, लगभग 2%, तो 22% के आसपास आंसर आएगा, क्योंकि 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 के, तो 20 तो 22। नहीं समझे? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 18 कम 18 दो बार तो जाएगा नहीं, 10 मतलब 18 कम 18 17 बचा, तो 18 9 162, तो ये 1.9 हो गया। अब मैं इसे बोल सकता हूं कि 18 यूनिट बराबर 5 है, तो 7 यूनिट बराबर 1.9 होगा। ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। 20 + 1.9 21.9% से इनकम में इंक्रीज हुआ होगा। धांसू लगा? चलो तो गर्दा मचा दो, अगले सवाल पर आओ। CHSL का आया हुआ सवाल है, धाकड़ तरीके से सॉल्व करना है एक लाइन के अंदर। इन एन एग्जामिनेशन 180 मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट, 75% मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर थ्योरी एंड द रेस्ट फॉर प्रोजेक्ट वर्क। बीना स्कोर्ड 60% इन थ्योरी। What percentage of marks must she score in the project to achieve an overall 62% marks in the subject? अब देखो क्या है, 75% अंक थ्योरी से मिल रहे हैं, बाकी के प्रोजेक्ट से मिल रहा है। जी हाँ सर। बीरा ने थ्योरी में 60% पा लिया। जी हाँ सर। उसे ओवरऑल 62% चाहिए। ठीक है, ये रहा प्रोजेक्ट, ये रहा थ्योरी। बीना को प्रोजेक्ट में मिला है 60%, ओवरऑल उसको चाहिए 62%। तो थ्योरी में कितना आएगा निकाल लो। मुझे पता है कि प्रोजेक्ट का कितना है और थ्योरी का कितना है। 75% अंक प्रोजेक्ट से है तो 25% थ्योरी से है, तो 75:25। तो मन में काट लेना चाहिए था ना सर, 3:1। ठीक है, काट लेते हैं, 3:1। 62 - 60 2 आया। 1 यूनिट बराबर हो गया 2 के, तो 3 यूनिट बराबर होगा 3 दूना 6, तो 62 + 6 68। बीना को थ्योरी में 68% स्कोर करना पड़ेगा अगर वो चाहती है कि उसका टोटल 62% आए। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। क्या है, इन अ ईयर out of 240 games to be played, a cricket team wants to win 80% of them. Out of 65% of the games already played, the success rate was 75%. What should be the success rate for the remaining games to reach the target?
एक वर्ष में 240 गेम खेले गए, कोई इज्जत नहीं है। 80% जीतना चाहता है टोटल, ठीक है। पहले से वो 65% खेलों से सफलता दर 75 थी। अब मेरे को ओवरऑल कितना जीतना है? 80%। पहले मैं 75% जीत चुका हूं, कितने में? 65 में से। अब बचा कितना है? 100 में से 65 खत्म हो गया है, तो 35 बचा है। तो इसका रेशियो काटो ना, 13 5 65 और 7 5 35। तो मेरे 13 रेशियो 7 था। टोटल 20 गेम्स में से मुझे 80% चाहिए। 13 में मुझे 75% मिल चुका है, तो 7 में मुझे कितना करना पड़ेगा कि ओवरऑल मुझे 80% का सक्सेस रेट मिले? तो मैं बोला यहां पे खाली है। 80 माइनस 75, 5 आया। 7 यूनिट बराबर 5 हो गया। 30 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा मेरे लाल? 65/7, लगभग 9.3%। ये 89.3 आपका करेक्ट उत्तर हुआ। क्लियर है जी सर? ये कैसे हुआ समझ रहे हो? हाँ सर। 7 यूनिट बराबर 5 हुआ, तो 1 यूनिट बराबर 5/7 हुआ। तो 13 यूनिट बराबर 13 इंटू 5 अपॉन 7, इट मीन्स 65 अपॉन 7, इट मीन्स 9.3, लगभग 9.2 समथिंग होगा, लेकिन लगभग 9.3। अब मेरे को पता चला कि 30 यूनिट का वैल्यू 9.3 है, ये छोटा है तो ये बड़ा ही होगा। 80 प्लस 9.3, 89.3% विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे? अगले सवाल को देखते हैं। सॉल्व करने का कोशिश करना है। A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% students failed. 150% more students than those from school X appeared in the same examination from school Y. If 80% of the total number of students who appeared from X and Y passed, then what is the percentage of students who failed from Y? सवाल यह है कि स्कूल X में एक निश्चित संख्या में छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए और 30% छात्र असफल हो गए। X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र। 150% का मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि X है, ये Y है, 150% का मतलब हुआ 3/2। तो अगर X में 2 अपीयर हुए होंगे तो Y में 2 + 3 5 अपीयर हुए होंगे। तो 2:5 है अपीयरेंस का, ठीक है। अब मेरे से बोला गया कि X में 30% फेल है, जी हां, और आपके Y में 80% पास है। नहीं, ये नहीं बोला। Y से समान परीक्षा में उपस्थित हुए, दोनों में मिला के 80% पास है। मुझे यह बताना है कि Y से फेल कितने हैं। इस सवाल को एक लाइन में करना है। अगर आप कंफ्यूज हुए तो कंफ्यूज होते रह जाओगे। कैसे करोगे देखो, कैसे करोगे देखो। अगर मैं बोलूं कि X से पास कितने हुए, सर 30% फेल है तो पास 70% है। ओवरऑल पास कितने हैं? 80%। और जो X रेशियो Y था वो क्या था? 2:5। अब मेरे को बताना है कि Y से पास कितने हैं। 80 से 70 गया 10, 5 बराबर है 10 के, 2 बराबर होगा 4 के, 80 + 4, 84% आपका उत्तर आता, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 84% आपके पास है Y से। तो फेल कितने हैं सर? 16%। सर हम लोग क्यों पास पास निकाल रहे थे जब हम लोग सवाल पढ़े थे कि फेल निकालना है? हम लोग फेल पे काम करते हैं ना। अच्छा देखो, एक तरीका सिखाता हूं। इतना तो समझ गए कि 84% पास है तो 16% फेल होंगे, लेकिन अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं। देखो, इसको मिटाता हूं। अब मैं अगर बोलूं कि सर मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है फेल कितने हैं। अब ध्यान से देखो, एक चुटकी में सॉल्व होगा। 30% फेल है X में, जी हां। ओवरऑल फेल है कितने? सर ओवरऑल फेल कहां दिया है? ओवरऑल फेल दिया है 80% पास है टोटल में, तो ओवरऑल 20% फेल है। हां सर 20% फेल है। मुझे रेशियो पता है दोनों का, 2:5। 30 से 20 गया 10, 5 बराबर 10, 2 बराबर 4, 20 + 4 सॉरी 20 से 4 गया, 16% आपके फेल है।
ये 30 बड़ा है तो ये 20 से छोटा होगा, ये 30 बड़ा है 20 से तो 20 से छोटा होगा, तो 20 माइनस 4 16%, 16% विल बी द करेक्ट आंसर। एक लाइन में ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं, एक लाइन में, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता है, बस आपसे जो पूछा है उस पर फोकस करो। मेरे से फेल पूछा गया तो मैं फेल पे फोकस करूंगा, मुझसे पूछा जाता कि पास कितने, मैं पास पे फोकस करता। ऐसे सवाल को ऐसे निपटाओगे तो आसानी से निपट जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी सेम टाइप का है, आशा करता हूं आप इस सवाल को ना पॉज करके कर लोगे। अगर नहीं होगा ना तो भाई जानते हो बहुत पिटाओगे, बहुत 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 पीटता हूं, याद नहीं है, भूल गए, एक बार कैमरा में घुस के बहुत मारा था एक को, फिर उसको मम्मी पापा भी मारे थे, उसके भैया भी मारे थे। इस सवाल को जल्दी करो। देखो सेम टाइप का सवाल है, वो मेंस का आया हुआ है, ये प्री का आया हुआ है। A certain number of students from school X appeared in an examination and 20% student fails. From school Y, 130% more student than that of school X. अब अगर X में 100 बच्चे हैं तो उससे 130% ज्यादा 230 बच्चे होंगे Y में। तो मुझे अगर X रेशियो Y लिखना हो तो मैं से लिख दूंगा 100 रेशियो 230, तो मन की चीज है 10 रेशियो 23, उसको लिखना थोड़ी है, ये मन की चीज है। आ जाओ, अब बोला है कि 130% मोर स्टूडेंट्स देन फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन। इफ 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास, 90% दोनों से मिला के पास हो गए, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड। तो स्कूल वाई में कितने लोग फेल हुए। सवाल ये है कि एक्स से कुछ लोग अपीयर हुए, उसमें 20% लोग फेल हो गए। क्लियर है सर, 20% एक्स से फेल हो गए, लिख लिया। अगला लाइन बोला गया कि उससे 130% ज्यादा वाई से अपीयर हुए, मतलब अगर इससे 10 अपीयर होंगे तो इससे 13 ज्यादा 23 लोग वाई से अपीयर होंगे। और वाई से अपीयर होने के बाद कितने फेल हुए आपको बताना है, ठीक है बता दूंगा। दोनों मिला के कितने फेल हुए सर, दोनों मिला के तो 90% पास हुए, 10% फेल हुए। सॉल्व कर दो, एक लाइन की चीज है। 20 माइनस 10 10, 23 बराबर है 10 यूनिट, 10 किसके बराबर निकाल लो, 10 बराबर होगा एक, देखो आपको तेजी से कैसे करना है, 23 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 10/23, 10 इंटू 10 100/23, 23 चौके 92, 4.9, 10 में लगभग 4.9 माइनस करो, 5 के आसपास आंसर आएगा। देख लेते हैं सॉल्व करके, मैं तेज कराया हूं। 4.2, 23 चौके 92। आओ मैं लिख के बताता हूं, ज्यादा अच्छे से आप समझोगे, लेकिन पेपर में जैसे बोला ना जल्दी जल्दी करते हैं तो इसे जल्दी जल्दी करना। कि 23 यूनिट बराबर है 10, 1 यूनिट बराबर होगा 10/23, तो 10 यूनिट बराबर होगा 100/23, 23 चौके 92, 8 बचा, 23 दिया 69, 4.3 जो हो गया 10 यूनिट का वैल्यू हो गया 4.3। अब ये चीज मन में कर सकते थे, 4 पॉइंट समथिंग आएगा लगभग। अब मुझे पता है ये 10 से बड़ा है तो ये 10 से छोटा होगा, तो 10 माइनस 4.3, 5.7% जो हुआ करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है एकदम सर, गर्दा मच गया गर्दा, एक लाइन में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। करने का कोशिश करो नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, if the length of a rectangle is increased by 30% and the breadth of the rectangle increased by 10%, if initially perimeter of the rectangle increased by 15%, if initially perimeter of rectangle was 400 cm, then find the area of rectangle। यदि एक आयत की लंबाई को 30% से बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 15% से बढ़ा दिया गया, उनके परिमाप में, परिमाप क्या होता है सम, 15% से बढ़ गया, तो आपको बताना है अगर उनका परिमाप 400 था तो क्षेत्रफल क्या होगा। कर देते हैं। सर मैं लेंथ को बढ़ाया हूं 30% से, ब्रेड्थ को बढ़ाया हूं 10% से, ओवरऑल 15% से इंक्रीज है, 30 से 15 गया 15, 15 से 10 गया 5, 5/15, काटा तो मिला 1/3। अब ये जो 1 यूनिट है वो क्या है लेंथ है, और जो 3 यूनिट है वो क्या है ब्रेड्थ है,
और जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सभी को पता है कि अगर मेरा ये रेक्टेंगल है, ये एल है, बी है, तो मेरा जो परिमाप होगा वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर जी सर। तो मेरे को 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 चौकों के 8x किसके बराबर आया, ये बराबर आया 400 के। तो x किसके बराबर आया, x बराबर आया 8 पचे 40, 50 के। मुझसे पूछा गया क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। 3 इंटू 1 3x स्क्वायर। सर ये आप कर क्या रहे हो, 3 इंटू 50 का स्क्वायर 2500, उत्तर आ जाएगा 7500। सर आप ये कर क्या रहे हो, मेरे को थोड़ी बहुत चीजें नहीं समझ में आई। अच्छा अभी समझा दूंगा मैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना कि 2 इंटू 3 प्लस 1 8x बराबर 400 कैसे आया। जी सर। x बराबर 50 आने का मतलब क्या है, वो समझ गए। हाँ आप क्या करते हो ना, कई बार जल्दीबाजी में एरिया लिखने में 3 इंटू 1 3 गुणे 50 150 निकालने लगोगे, गलती हो जाता है। क्योंकि एरिया जो होता है ना उसका यूनिट मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और जो लेंथ होता है वो होता है मीटर सेंटीमीटर में। तो जो x है ना वो मल्टीप्लायर इस वजह से रखा हूं कि यहां पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है, आप गलती ना करो, नहीं तो आप ऐसे करना पड़ेगा आपको। इसको लिख लिए होंगे तो कि अगर x बराबर 50 आया तो 1 यूनिट का वैल्यू 50, 3 यूनिट का वैल्यू 150, तो लेंथ मेरा 50 है, ब्रेड्थ मेरा 150 है, तो 50 इंटू 150 मेरा जो एरिया आएगा 7500 आएगा। चलो अगर मैं एक सवाल इसमें और पूछूं एक सवाल और पूछूं कि व्हाट इज द न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो करो, पानी पीता हूं। नया एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का। सर पुराना एरिया तो पता है 7500 होगा। जी हाँ। नया एरिया आपने पूछा, मुझे पता है लेंथ को 15% से बढ़ाया गया। हाँ। लेंथ को 30% से बढ़ाया गया। हाँ। ब्रेड्थ को 10% से बढ़ाया गया। हाँ। तो जो एरिया इंक्रीज होगा वो कितने परसेंट से होगा, एरिया इंक्रीज होगा सर 30 प्लस 10 प्लस 30 इंटू 10 अपॉन 100, 43% से। मतलब जो भी एरिया आया होगा उसका 143% नया एरिया होगा। एकदम सही बात है, क्योंकि मुझे पता है कि 2 नंबर का जो ग्रोथ है परसेंटेज में होता है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, तो मैं लगा दिया 30 प्लस 10 प्लस 300 बटे 100 कितना आया 43%। अब मुझे 43% से इंक्रीज किया गया, तो जो 100 था वो 143 हो गया, तो जो 7500 था वो 143% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई तो करना है, हाँ कर देते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं 25 से कर लेते हैं, फिर 3 से कर लेंगे। 3 तिया 9, 14 तिया 42। अब इसमें 25 से कर लेते हैं। 25 9 225, 22 बचा, 25 दूना 22 और 25 दूना 50 और 22 72, 7 बचा, 25 चौके 100, 107, 10725। अगर नया एरिया पूछा जाता तो आंसर आता, लेकिन मेरा आंसर यहाँ पे 7500 होगा क्योंकि मुझसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया है। अगर स्टेटमेंट पूछता कि फाइंड द न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ये आंसर होता। क्लियर है जी सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। करने का कोशिश करो अगले सवाल को। कौनो कष्ट, कौनो दुख, कौनो दर्द नहीं है ना, मजा आ रहा है ना, इस सवाल को करके बताओ। इन अ विलेज कंसिस्टिंग ऑफ p persons, x% कैन रीड एंड राइट, of the males alone y% and the females alone z% can read and write. Find the number of males in the village in terms of p, x, y, z. कैसे करोगे मेरे लाल, कैसे करोगे बताओ। ये तो कन्फ्यूजिया दिया x y z में, नहीं ऐसे कैसे। देखो मेरे गुड़िया, मेरे से बोला गया है p लोग थे वहां पे, ठीक है। अब अगला लाइन बोला गया
कि उसमें पी लोगों में X% लोग लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जी हां, अगली चीज बोला गया कि उसमें से जो मेल है वो सिर्फ Y% पढ़ सकता है, मेल का ओनली Y%, और जो फीमेल है वो एलोन Z% पढ़ सकती है। तो मुझे मेल Y% पढ़ सकता है, फीमेल Z% पढ़ सकती है, दोनों मिला के X% पढ़ सकता है। लगा दो एलिगेशन, मेल Y%, फीमेल Z% और दोनों मिलके X%। Y माइनस X, यहां बोला गया कि Z इज ग्रेटर देन Y, तो मुझे यहां ये गलती नहीं करना है। Z बड़ा है Y से, तो Z से माइनस होगा X और X से माइनस होगा Y। देखो ये कंडीशन दे दिया गया, उल्टा लिख दिया कंडीशन को। यहां कंडीशन दिया गया कि Z छोटा है Y से, Y बड़ा है Z से, तो Y बड़ा है Z से, इट मीन्स Y और Z के बीच में X होगा, तो Z छोटा होगा X से, तो यहां हो जाएगा Y माइनस X और यहां हो जाएगा Z X माइनस Z। क्लियर है ना क्यों हो रहा है? Y और Z के बीच में X आता है, Y जब बड़ा है Z से तो Y बड़ा होगा X से भी, और Z जो होगा X से छोटा होगा, तो हम लोग X से Z को माइनस करेंगे और Y से X को माइनस करेंगे। ये जो आएगा वो क्या आएगा? संख्या का रेशियो। और मुझसे बोला गया था टोटल P लोग हैं यहाँ पे, दोनों को जोड़ो। ये मान लो इस रेशियो में ये मेल का रेशियो है, ये फीमेल का रेशियो है, दोनों को जोड़ा, X माइनस Z प्लस Y माइनस X किसके बराबर होगा? P के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? X से X खत्म, P बराबर एक यूनिट बराबर हुआ P अपॉन Y माइनस Z। मुझसे पूछा गया है ना कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज। मेल कितने हैं? X माइनस Z, क्योंकि मेल को हम लोग यहां लिखे थे, तो X माइनस Z का वैल्यू होगा P इंटू X माइनस Z अपॉन Y माइनस Z। ऑप्शन डी विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा परेशानी तो है ही नहीं मेरे लाल। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। अभी तक हम लोग ने परसेंटेज में हो सकता है कि वो मेल फीमेल का केस हो, बॉयज गर्ल्स का केस हो, सारे केसेस पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस के। पहला सवाल है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर हलवा बना दो। बना दिया सर। ए मैन हैड 100 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सोल्ड एट 7% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 17% प्रॉफिट। He gained 10% on the whole. How much did he sell at 7% profit? एक व्यक्ति के पास 100 किलो चीनी है, ठीक है, इज्जत नहीं है, जिसका एक हिस्सा 7% लाभ पर और दूसरा हिस्सा 17% लाभ पर बेचा गया। एक हिस्सा को 7 पर, दूसरे को 17% पर। कुल मिलाकर साहब को 10% का लाभ हो रहा है। 17 से 10 गया 7, 10 से 7 गया 3। जो उनकी टोटल चीनी की संख्या है वो 7 और 3 10 यूनिट है, जिसमें 7% पर 7 यूनिट सेल हुआ है और 17% पर 3 यूनिट सेल हुआ है प्रॉफिट पर। मुझसे पूछा गया कि 7% पर कितना लाभ हुआ, तो ये मेरा क्वांटिटी का रेशियो है, 7 3 10 बराबर है 100 के, तो एक बराबर हो जाएगा 10, 70 और 30 होगा, 70 kg बेचा गया है। ऐसे इजीली निकल सकता था। अगर आपको सॉल्व करना है तो 7 3 10 बराबर है 100 kg, तो एक यूनिट बराबर होगा 10 kg, तो 7 यूनिट बराबर होगा 70 kg और 3 यूनिट बराबर होगा 30 kg। 7% पे 70 kg और 17% पर 30 kg बेचा है। मुझसे 7% वाला पूछा गया था, तो मैं उसे टिक कर दूंगा आंसर। क्लियर? जी सर। CHSL 2019 का आया हुआ इस सवाल को निपटाया जाए। द टोटल CP ऑफ 2 आर्टिकल इज 4000 है, ठीक है, इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है। One of them is sold at a profit of 12% and the other at a loss of 12%. The overall gain in the transaction is 1.2%. The CP of the article for which there was a profit was.
दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 4000 है, एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेचा गया। इस लेन देन में समग्र लाभ 1.2% है। लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य था, पहले को 12% लाभ पर, दूसरे को 12% लॉस पर। लॉस है तो नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल 1.2% का पॉजिटिव। 12 से 1.2 गया सर 10.8 होगा। 12 में 1.2 जोड़ दिया 13.2 होगा, क्योंकि मुझे पता है बड़े वाले से छोटे को घटाना होता है। 12 से 1.2 घटाया 1.8 आया, 1.2 से मैं माइनस किया -12 को, तो मेरा 13.2 आया। क्लियर है जी सर। अब मेरे को पता चला जो क्वांटिटी का रेशियो है, जो सीपी का रेशियो है वो ये है 13.2 से 10.8। मैं इसको काट लेता हूं एक बार, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया। जी हाँ, 12 का पहाड़ा पड़ा, 12 9 108। अब मुझसे पूछा गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर विच देयर वाज अ प्रॉफिट। जिस पे प्रॉफिट हुआ है उसका सीपी बताओ, मतलब 11 का वैल्यू बताओ। 11 का मल्टीपल एक ही है, खत्म। चेक भी नहीं करूंगा ज्यादा। वैसे आपको अगर निकालना है टोटल सीपी कितना है, 11 + 9 20। 20 यूनिट का वैल्यू है 4000, 1 यूनिट का वैल्यू है 200, तो 11 यूनिट का वैल्यू है 11 × 2 100, 2200। अगर मुझसे पूछा जाता जिस पे लॉस हुआ वो कितने का था, तो 9 × 200 1800 आ जाता। क्लियर, एकदम क्लियर है सर, गर्दा मचा दिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है। एक ट्रेडर बाउट करता है 640 kg ऑफ राइस। ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ at 20% profit and the rest at 5% loss. He earned a profit of 15% in the entire transaction. 640 किलो खरीदता है, कुछ हिस्से को 20% लाभ पर बेचता है, कुछ हिस्से को 5% की हानि पर बेचता है। फिर बोला ओवरऑल 15% का उसे लाभ होता है। 20 - 15 5, 15 - -5 20। जो साहब के क्वांटिटी का रेशियो आया वो 4:1 आया, और आप जल्दी जल्दी आए और 4:1 टिक कर दिए, और आप मिस्टेक कर दोगे बहुत भारी। आपको ये भारी मिस्टेक करना नहीं है। आपको क्या करना है, अगला लाइन पढ़ना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट ही सोल्ड एट लॉस ऑफ 5% टू दैट द क्वांटिटी दैट इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब पहले 1 को फिर 4 को लिख के बताएं, ये बोला जा रहा है कि पहले मुझे 5% लॉस वाली क्वांटिटी, फिर मुझे 20% प्रॉफिट वाली क्वांटिटी चाहिए। क्लियर, एकदम क्लियर है सर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ो। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। 20 पेन्स एंड 16 पेंसिल आर परचेज्ड बाय अ मैन फॉर Rs 360. He sold the pens at 25% profit and pencil at 7/5 of its cost price. Find the price of pencil if he earns a profit of 120 at the end. मुझसे बोला गया कि 25% प्रॉफिट हुआ है पेंसिल पर और 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस हुआ है। उल्टा बोल दिया, 25% पेन पर हुआ है, 7/5 हुआ है उसके पेंसिल पर। 7/5 होने का मतलब क्या है कि 5 का था 7 पर बेचा गया, तभी तो 7/5 पर बेचा, तो 2 ज्यादा पर बेचा, तो 2 का प्रॉफिट हुआ होगा 5 के ऊपर। 2/5 × 100, 40% के फायदा पर सीधा सीधा बेचा है वो पेंसिल को। तो यहां पे ऐसे 40% लिखो ना, काहे कंफ्यूज आ रहे हो, हमको डराने का कोशिश किया जा रहा है, मुझे डराया गया। अगला लाइन मुझसे बोला कि इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 120 एट द एंड, ही ओवरऑल 120 रुपए का फायदा कमाया है। 120 रुपए का फायदा किस पे कमाया है, 360 पर। तो 120 अपॉन 360 कितना हुआ, 1/3, 1/3 इंटू 100 सर 33.13%, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ।
तो 120 क्यों लिखे हो लाल? 33 सही 1/3% लिखो ना। ठीक है, लिख देता हूं। ये 33 सही 1/3% था। अब सवाल क्या है कि पेन को 25% लाभ पर, पेंसिल को 40% लाभ पर बेचा गया तो ओवरऑल मुझे 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। इजी कर लेते हैं। ये 25%, ये 40%, ये 33 सही 1/3%, माइनस करो 8 सही 1/3%, माइनस करो 6 सही 2/3%। परसेंट नहीं तो रेशियो आता है ना, काट लो। 3 8 24 1 25, 3 6 18 2 20, 20/3 से 25/3 आया। 3 से 3 खत्म, 5 चौके 20, 5 5 25, 4:5 आया। एक जगह आप लोगों को दिक्कत हो सकता है कि हुआ हो, जब मैंने यहां से तेजी से घटा दिया 40 से 33 सही 1/3। एक क्लास है यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है फ्रैक्शंस करके, उसको एक बार देख लेना। और ये परसेंटेज का भी फर्स्ट क्लास देखोगे तो समझ जाओगे। मैं सिखाया हूं कि अगर मेरे को 40 से 33 माइनस करना है, 33 सही 1/3, तो मैं इससे माइनस कर लूंगा 40 माइनस 34। 34 माइनस किया 40 से तो 6 आया। अब मुझे इस फ्रैक्शन को लिखना है तो 3 का तो 3 हमेशा नीचे आएगा। अब माइनस कर रहे थे तो 3 से 1 माइनस करके 2 लिख दो। 6 सही 2/3। इतना तेज मैं तभी लिख पाया क्योंकि मैं फ्रैक्शन में सिखाया हूं। अभी 4:5 क्या है? कॉस्ट प्राइस। सर 4 और 5 9 टोटल कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आप तो बोले 360 रुपीज में बेचा गया। हाँ, तो 9 यूनिट बराबर है 360, 1 यूनिट बराबर है 40 रुपए। तो जो मेरे 40 गुणे 4 160 रुपए आए वो पेन्स के कॉस्ट प्राइस आए, और जो मेरे 5 × 40 200 रुपीज आए वो मेरे पेंसिल के कॉस्ट प्राइस आए। मुझसे पूछा गया है फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल। अब 200 रुपए में कितने पेंसिल लाया हूं? 16 पेंसिल का प्राइस 200 रुपए है, तो एक पेंसिल का प्राइस 200/16 किया तो मेरे को मिला 16 एक कम 16 16 4 बचा 16 दूना 32 16 5 80 12.5 रुपये। मुझसे पूछा जाता कि पेन का बताइए, तो पेन का 160 रुपये सीपी था, 20 पेन का सीपी 160 था, तो एक पेन का 8 रुपये हो जाएगा। लेकिन पेंसिल पूछा गया तो 12.5 होगा। ऑप्शन ए बना के आंसर। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है सवाल? पढ़ो। ए मैन परचेज 2 चेयर्स इन RS 900। एक आदमी 900 रुपए में 2 कुर्सी खरीदता है। वह पहली कुर्सी उसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचता है, जबकि दूसरी कुर्सी को उसके लागत मूल्य के 5/4 पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन के दौरान वह 90 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो सस्ती कुर्सी का मूल्य बताएं। He sells the first chair at 4/5 of its cost price। 5 का चीज 4 में बेचा है, सोच सोच दिख रहा है कि 1 का लॉस है, 5 का ऊपर 1/5 × 100 20% आ जाएगा। तो साफ साफ बोल रहा है कि पहले को 20% लॉस पे बेच रहा है। दूसरा वाला केस में बोल रहा है while the second chair is sold at 5/4। इट मीन सेकेंड चेयर को 4 का आर्टिकल है उसे 5 में बेच रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है 4 के ऊपर। 1/4 का मतलब होता है 25%, तो दूसरे चेयर को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। जी हाँ सर, दूसरे को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। उससे ओवरऑल 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर? सर 90 रुपए का प्रॉफिट है 900 के ऊपर। 90/900 गुणे 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 9 से 9 खत्म। कितने परसेंट का प्रॉफिट है? टोटल 10% का प्रॉफिट है। जब एक को 20% लॉस पर दूसरे को 25% प्रॉफिट पे बेचा तो ओवरऑल उसे 10% का
प्रॉफिट हुआ। मुझसे बोला गया चीपेस्ट पेयर का, चीपर चेयर का वैल्यू बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। 25 माइनस 10 15, 10 माइनस माइनस 20 30 हो जाएगा। ये उनका आ गया सीपी का रेशियो, 1:2, 2 1 3 बराबर है 900 के, 1 बराबर है 300 के। 1 यूनिट का वैल्यू 300 हो गया, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 2 × 3 600। मुझसे पूछा गया सस्ता वाला का बताना है, तो सस्ता वाला 300। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, चलिए देखते हैं। फिर से एक हलवा सवाल जिससे आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। कॉन्सेप्ट का वही है, आसान है, चलो कर लेते हैं। इन व्हाट रेशियो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 2500 पर केजी बी मिक्स्ड विथ कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 1500 पर केजी सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इज 2250। अब एक 2500 का खरीदा, एक 1500 का खरीदा, मिला दिया, 2250 का बेच दिया, क्या होगा, रेशियो बताना है। ऐसे सवाल तो पहले से ही करा रहा हूं। 2500 यहां हो जाएगा 1500, यहां हो जाएगा 2250, इधर माइनस किया 250, इधर माइनस किया 750, रेशियो आया 3:1। ये तो आसान सवाल है, इसमें मुझे नहीं लगता कि समय देने लायक है। कि अगर एक 2500 खरीदा, एक 1500 खरीदा, दोनों को मिलाकर 2250 का बेच दिया, तो मिलाया गया होगा 3:1 में। ये आसान है, इस पर मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन ये देखो, ये टियर 2 का है वो सवाल है, इज्जत है भाई, सर्च करके देख लेना। देखो टियर 2 हो टियर 1 हो, ये सब फर्क नहीं पड़ता है। आपका पेपर बनाने का अप्रोच उसका बहुत क्लियर होता है। 3 टाइप के सवाल बनाएगा, इजी, मॉडरेट और टफ। अब आपको पता नहीं है किस सेक्शन से टफ आएगा, उसको मन कि आज एलिगेशन से टफ बनाया जाए, तो परसेंटेज वाले बड़े सवाल एक डाल देगा। उसको मन कि नहीं, एलिगेशन से आसान डाल देते हैं, किसी और चैप्टर से टफ डालते हैं, तो एलिगेशन का जो पीछे वाला सवाल था वो डाल देगा। तो आपको ना पैटर्न समझना है, एलिगेशन से मॉडरेट सवाल बनाना है। तो ठीक है, हो सकता है कोई एक सवाल रख दे ठीक ठाक सा, हो सकता है यही सवाल रख दे, या इसके बाद वाला कोई रख दे। एलिगेशन से एकदम इजी देना है तो पीछे वाला, मॉडरेट देना है तो मान लो ये, या इसके बाद वाला, टफ देना है तो पीछे जो 2-3 परसेंटेज में कराया ना आखिरी के, वो दे देगा। यही होता है कहानी। बोला है कि इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग 40 पर केजी मिक्स्ड विथ शुगर कॉस्टिंग 48 पर केजी सो दैट टू अर्न 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 54 पर केजी। 40 प्रति किलो की लागत वाली चीनी को 48 पर केजी कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब एक 40 का है, एक 48 का है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जब मैं 54 का बेचूं तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो। सर 54 का बेच रहा हूं तो 20% का बेनिफिट हो रहा है, मुझे यह पता चल जाए कि उनको कितना रुपए में बेचा जाए कि उनका कॉस्ट निकल जाए तो मैं निकाल लूंगा। हाँ 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 जो था उनका मिलावट करने के बाद पैसा आता, लेकिन 1 का प्रॉफिट वो लेके बेच रहा है, तो बेच कितने में रहा है, 5 1 6 में, तो 6 बराबर है 54, 1 बराबर होगा 9, तो 5 बराबर होगा 5 × 9 45। मिलाने के बाद उसका कॉस्ट जो बना 45 का, वो फायदा कमाने के लिए 54 का बेच रहा है, 54 का बेच रहा है। मतलब जब दोनों को मिलाया तो उसका जो प्राइस हुआ 45 हुआ। 45 माइनस 45 48 माइनस 45 3:5 में मिलाएगा, उसका 45 कॉस्ट निकल के आएगा, लेकिन उसे फायदा कमाना है तो इस पे 20% का फायदा कमा के 54 का बेचेगा। क्लियर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कैसे करोगे इस सवाल को मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। टियर 2 का है वो सवाल है, सेम सवाल है सर पीछे वाला। बोला है हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 पर केजी शुड बी मिक्स्ड विथ 7.5 केजी राइस कॉस्टिंग 50 पर केजी so that by selling the mixture at 53.10 per kg
देर इज ए गेन ऑफ 18%। 42 प्रति किलो की कीमत वाले कितने किलो चावल को 50 प्रति किलो कीमत वाले 7.5 किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 53.10 प्रति किलो के दर से बेचने पर 18% का लाभ हो। बहुत आसान सवाल है सर। 42 पर केजी एक है, जी हाँ। एक है 50 पर केजी, जी हाँ। मुझे बोला गया जब 53.1 में सेल हो तो 18% का प्रॉफिट हो। 18% का मतलब क्या होता है? 9/50। 50 मेरा ओरिजिनल वैल्यू था, 9 का फायदा हो रहा है तो 59 में बेचूं, इट मीन्स 59 बराबर है 53.1। एक यूनिट बराबर है 0.9। 50 यूनिट बराबर है 50 इंटू 0.9, 45। जब वो 42 पर केजी और 50 पर केजी मिलाया होगा तो जिस रेशियो में मिलाया होगा उस पे वो 45 को बेचता तो उसका पूरा कॉस्ट निकल जाता, लेकिन वो फायदा कमाया 18% का और 53.1 में सेल किया। तो जो उसका एवरेज प्राइस है वो 45 है। 45 माइनस 42, 3 यूनिट। 50 माइनस 45, 5 यूनिट। 5:3 में मिलाया है। 5:3 में उसकी क्वांटिटी मिलाया है, लेकिन वो बोल रहा है कि 50 रुपए पर केजी के हिसाब से सिर्फ 7.5 केजी मिलाया है। मतलब 3 यूनिट में वो जो है वो 7.5 केजी के बराबर है। वो बोला है कि इस प्राइस वाले को 7.5 केजी रखा है, तो इस प्राइस वाले को 3 यूनिट रखा है, तो 3 यूनिट बराबर है 7.5, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2.5। 7.5 को वैसे 7.5 लिख दूं तो कोई कंफ्यूजन है? तो 1 यूनिट 2.5 हो जाएगा, 25 या 75। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझसे बोला गया कि पहले वाले में कितना था? सर पहले वाले में 5 यूनिट था, तो 1 यूनिट बराबर है 2.5, तो 5 इंटू 2.5, 12.5 जो होगा ना वो क्लियर आएगा आंसर। सही है जी सर। आ जाओ नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलो इस सवाल को करने का कोशिश करो। बोला है कि ए मिल्कमैन सेल्स द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस द वाटर। CP of water is 1/10 of CP of pure milk. In it and thus he gains 20%. Find the ratio of water to milk in mixture. कहानी क्या है? वही कि एक दूध वाला दूध खरीदा, उसे CP पर बेच रहा है, कुछ पानी मिला रहा है, पानी मिला के वो सेल कर रहा है। पानी का जो कॉस्ट है 1/10वां हिस्सा है। अगर मैं बोलूं कि मिल्क का क्या कॉस्ट है तो बोलोगे 10 यूनिट। पानी का क्या कॉस्ट है तो बोलोगे सर 10 का 1/10वां हिस्सा 1। और इस पर वो बेच रहा है, तो किस पर बेच रहा है वो? सर CP पर बेच रहा है। मिल्क के CP पर बेच रहा है, मतलब 10 पर बेच रहा है। और 10 पर बेचने पर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या है? 1/5, तो 5 1 6 पे वो बेच रहा है। उसका 5 कॉस्ट पड़ता जब मैं 10 का दूध और 1 रुपए का पानी लेके मिला देता, तो जो मेरा कॉस्टिंग आता वो क्या आता कि 6 यूनिट बराबर है 10 के, 1 यूनिट बराबर होगा 10/6, 5 यूनिट बराबर होगा 10/6 इंटू 5, 50/6। मेरा जो कॉस्ट आता वो 50/6 आता जब मैं 10 का मिल्क और 1 का वाटर मिला देता तो। लेकिन मैं प्रॉफिट कमाने के लिए उससे 50/6 पे ना सेल करके 10 पे सेल किया, 20% का प्रॉफिट के लिए। तो जो मेरा मिला के आया था क्या आया था? 50/6। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आए ना तो आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं। अब आपको ऐसे माइनस नहीं करना है कि 50/6, 50/6 -1 रेशियो 10 - 50/6। ऐसे माइनस करोगे टाइम लग जाएगा, करोगे आंसर वही आएगा। करके देख लो। 44/6 रेशियो 60 में से 50 गया 10/6,
6 से 6 खत्म, 22:5। जो मेरा मिल्क से वाटर का रेशियो आया वो 22:5 आया। मुझसे पूछा गया था कि वाटर से मिल्क का रेशियो क्या होगा, तो 5:22। क्लियर है जी सर। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कैसे करना है ये देखो। जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को खत्म कर देना होता है, इससे आसान हो जाता है। मैं बोला यहां बटे में 6 था ना, इस सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अल्टीमेटली आपको रेशियो पूछा गया है। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाता हूं तो मेरा 2 स्टेटमेंट क्लियर रहता है। पहला स्टेटमेंट कि आंसर परसेंटेज में पूछा हो तो डोंट यूज रियल डेटा, और अगर रेशियो है तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, बस ये 2 चीजें क्लियर है। तो यहां पे मेरा रेशियो है तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। 6 से जैसे मल्टीप्लाई किया क्या हुआ, 6 10 60, ये 6 से कम 6, और ये 6 से 6 खत्म 50। 60 - 50 10, 50 - 6 44। काट लिया 22:5। ऑप्शन ए विल बी द सही उत्तर। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। वही वाला सवाल है जो पीछे अभी तक हम लोग करते आ रहे थे कि इतना परसेंट बढ़ा दिया, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा प्रॉफिट के लिए बेचा है। कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। एक सवाल और करते हैं। डिजॉनेस्ट मिल्कमैन का कॉन्सेप्ट है। क्या है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कि एक आदमी परचेज करता है मिल्क 25 रुपया लीटर एंड एड्स वाटर कॉस्टिंग 5 रुपया लीटर इन इट। एक आदमी 25 रुपये लीटर के दर से दूध खरीदा और 5 रुपये लीटर के हिसाब से पानी खरीदा और दोनों को मिला दिया। ही मार्क्स द मिक्सचर एट अ कॉस्ट ऑफ 10% मोर देन मिल्क। वह मिश्रण को शुद्ध दूध से 10% अधिक लागत पर चिन्हित करता है। मतलब अगर दूध का लागत 25 है तो इससे 10% अधिक चिन्हित किया तो 11/10 उसको मार्क किया। जी हाँ, इफ ही सोल्ड द मिक्सचर एट द मार्क्ड प्राइस ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 35%। अगर वो इस प्राइस पे सेल करता है तो उसे 35% का प्रॉफिट होता है। 35% का मतलब क्या है, 7/20। 20 उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आता दोनों को मिलाने के बाद, लेकिन वो 7 फायदा कमाया। मतलब जो ये बराबर है वो 27 के बराबर है। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, 20 का। तो 1 यूनिट बराबर होगा 20 यूनिट, सीधा निकाल लेते हैं। 20 यूनिट बराबर होगा 25 × 11/27। नीचे 10 था 270 लिख लेते हैं, गुणा 20। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा कॉस्ट हुआ। जिस कॉस्ट पे वो अगर बेचेगा तो उसको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। जैसे मैं 10 का खरीदा, मैं 15 खरीदा, मिला के इतने पे बेच दिया, काम खत्म। लेकिन वो कर क्या रहा है ना, जितने पे खरीदा 25 पे, उसको 10% बढ़ा के मार्क किया, फिर उसे बेचा तो 35% का फायदा हुआ। तो मुझे रिटर्न आना पड़ेगा कि उसका मिलाने के बाद क्या कॉस्ट आ रहा है। तो ये कॉस्ट आ रहा है, 0 से 0 खत्म। 25 दूना 50 × 11, 550/27। सब में 27 से मल्टीप्लाई कर दो। 27 × 5 135, 27 × 25 675 और गुणे 27। ये इतना तेज कैसे मल्टीप्लाई किया, तो 26 - 1 था और एक 26 + 1 था, तो 26 का स्क्वायर 676 - 1 675 मिल्क हो गया, 135 वाटर हो गया और 550 मेरा मिलाने के बाद उसका प्राइस हो गया। 675 से 550 माइनस करो, कितना आएगा, काटो ने इसको, यहां पे सीधा सीधा लिख लेते हैं। 675, 5 7 से 5 गया 2, 6 से 5 गया 125 और 550 से 135 माइनस करो तो 15 और 4 415। 5 से काटा 83, 5 से काटा 25, 83:25 जो आया, मिल्क रेशियो वाटर आया। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। बहुत ही तगड़ा सवाल था, हवा में उड़ गया एलिगेशन से।